पीपीटी दिख रहा है स्टूडेंट? यस सर। ओके, लास्ट जो हमारा लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था बॉमल मॉडल। ओके, यस सर। हाँ, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बॉमल मॉडल ऑफ कैश डिटरमिनेंट, और थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन किया था मिलर एंड ऑरर मॉडल के रिगार्डिंग भी। तो हम लोग आज उस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं पीछे जाऊं तो मैं स्टेप्स ऑफ जो कैश मैनेजमेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा था, उसका लास्ट स्टेप था डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम कैश लेवल, और उसमें फर्स्ट मॉडल था बॉमल मॉडल जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, और सेकंड मॉडल है मिलर एंड ऑरर मॉडल जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बॉमल मॉडल में किसी को डाउट है क्या? हेलो, नो सर। तो ठीक है, मिलर एंड ऑरर मॉडल में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मिलर एंड ऑरर मॉडल जो है ये कैश अमाउंट कितना होना चाहिए, कंपनी को अपने पास कितना कैश होल्ड करके रखना चाहिए, उसके लिए वो थ्री लिमिट्स उसने बताए हैं, जिसको कोड किया गया एच ओ एंड जेड से। एच इंडिकेट करता है अपर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब कि कंपनी को कभी भी उस लिमिट से ज्यादा कैश अपने पास होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है ओ लेवल, यानी कि लोअर कंट्रोल लिमिट। लोअर कंट्रोल लिमिट का मतलब मिनिमम कैश बैलेंस एवरी कंपनी हैज टू कीप विथ देमसेल्फ विथ मिनिमम अमाउंट, जो जिससे नीचे कभी नहीं कैश बैलेंस जाना चाहिए। और तीसरा जो लिमिट उन्होंने डिसाइड किया वो है जेड लिमिट, और जेड जेड पॉइंट को हम लोग रिटर्न पॉइंट बोलते हैं, कि अगर कभी भी कंपनी के एच और ओ लेवल को कैश बैलेंस टच करता है तो कंपनी को रिटर्न पॉइंट पे आना चाहिए, जेड पॉइंट पे आना चाहिए। ये कैसे होगा, कैसे हम लिमिट को डिसाइड करेंगे, अपर कितना होगा, लोअर कितना होगा, या जेड लेवल हमारा रिटर्न पॉइंट कितना होगा, वो चीजें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, ठीक है ना? हेलो, यस। हाँ ठीक है। अब इसी लिमिट को जो मैंने जस्ट अभी बोला एच और जेड लिमिट, इसको ग्राफ में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग जाएंगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लेवल को डिसाइड करेंगे। तो एक ग्राफ है, आप देखिए, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। वर्टिकल एक्सिस पे दिखाया गया कैश बैलेंस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिया गया है टाइम। ओके, वर्टिकल एक्सिस पे ही आप देखो तीन लिमिट हैं, एच जेड और ओ से इंडिकेट किया गया है। जेड जैसा बोला कि मैंने रिटर्न पॉइंट है, एच मैंने बोला कि अपर लिमिट होता है, और ओ जो है ये हमारा लोअर लिमिट है। अब यहाँ पे जेड पॉइंट से स्टार्टिंग हो रहा है, एक लाइन जिगजैग करते हुए ये ऊपर की तरफ टच किया अपर लिमिट को। जिगजैग करने का मतलब हुआ है कि ट्रांजेक्शन जो है, पेमेंट जो है, वो कभी किसी दिन कम होता है, किसी दिन ज्यादा होता है। मान लो कि आज 2000 रुपीज का कंपनी ने पेमेंट किया, तो हो सकता है कि कल 4000 का करे, या हो सकता है कि नेक्स्ट डे जो है वो 1000 का ही पेमेंट करे। इस कारण से ये जो लाइन है वो जिगजैग करते हुए ऊपर की तरफ है, लीनियर लाइन नहीं गया है। और जब ये अपर लिमिट को टच करता है, इसका मतलब वो लाइन ऐसा पॉइंट है जहां पे कि कंपनी का कैश जो है वो ज्यादा हो, तो कंपनी को रिटर्न पॉइंट पे जाना है। लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था कि कंपनी को यहाँ पे क्या करना चाहिए। उसको ट्रांजेक्शन जो सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जो हैं, उसको परचेज करना चाहिए रिटर्न पॉइंट पे जाने के लिए, या उसको सेल करना चाहिए रिटर्न पॉइंट पे जाने के लिए। तो आप लोगों में से किसी एक ने आंसर किया था कि परचेज करना चाहिए, और वो आंसर सही था। अगर कंपनी सिक्योरिटीज ओपन मार्केट से परचेज करती है तो जाहिर सी बात है कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा, और जब वो पेमेंट करेगा तो कैश उसका कम हो जाएगा, और वो कम होके कहां तक जाएगा? जेड पॉइंट। तो आप इस ग्राफ में देखो, जैसे ही अपर कंट्रोल लिमिट को कैश टच करता है, वहां एक ट्रांजेक्शन होता है, परचेज किया जाता है सिक्योरिटीज को, और तब उसका कैश उसी दिन कम होके जेड पॉइंट पे यानी कि रिटर्न पॉइंट पे आता है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टाइम देखो, जैसे आगे बढ़ा, कुछ ट्रांजेक्शन होते 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 मान लीजिए पेमेंट होते होते होते
कंपनी का कैश जो है वो लोअर लिमिट यानी कि ओ को टच कर जाता है, जो कि मिनिमम लिमिट है। कंपनी को इससे कम कैश नहीं होल्ड करना चाहिए, क्योंकि उनको पेमेंट करने में प्रॉब्लम होगी आगे। तो यहाँ पर अब उसको कंपनी को कैश की जरूरत है, कैश चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करेगा, जो सिक्योरिटी उसने परचेज किए थे उसी सिक्योरिटीज को वो ओपन मार्केट में सेल कर देगा। तो ओपन मार्केट में जैसे ही वो सेल करेगा, कंपनी को कैश रिसीविंग होगी, कैश रिसीव करेगा, और कैश रिसीव होके वो जेट पॉइंट के रिटर्न पॉइंट पे चला जाएगा। ग्राफ में ये चीजें क्लियर हो रही है? Yes, sir. ठीक है। एक टर्म और मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, कि ये जो डिफरेंस है, ये जो दूरी दिख रही है ओ और एच, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में ये जो गैप है, जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रेड। स्प्रेड। अब इसको मैं कहूं कि थ्योरेटिकली आप डिफाइन करो, या मैंने एग्जाम में स्प्रेड का डिफिनीशन पूछ लिया, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। ठीक है ना? यानी कि इक्वेशन वाइज स्प्रेड इक्वल टू H माइनस ओ। बहुत सिंपल फॉर्मूला में दे रहा हूं, H माइनस ओ, ये इक्वेशन बनेगा। ठीक है? हेलो? कोई एक स्टूडेंट बस बोल दीजिए कि यस नो, मैं समझ जाऊं कि मेरी आवाज कंटिन्यूअस पहुंच रही है आपके पास। Yes, sir. ठीक है। अब देखो, ये जो डिफरेंस है ये तो मैंने डिफाइन कर दिया कि इस डिफरेंस को हम लोग स्प्रेड बोलेंगे। और ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो h माइनस जीरो, ये h माइनस जीरो ये अमाउंट अभी नहीं बताएगा, बस ये इक्वेशन वाइज डिफरेंस बता रहा है कि इस डिफरेंस को ही हम लोग स्प्रेड बोलेंगे। लेकिन क्वेश्चन अब यहाँ पे है, आपके माइंड में जरूर आएगा ये क्वेश्चन, कि सर कंपनी इस स्प्रेड को कैसे कैलकुलेट करेगी, यानी वो स्प्रेड को डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेगी, और कैसे अपर लिमिट, लोअर लिमिट और रिटर्न पॉइंट डिस्कस करेगी। तो अब हम लोग उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कैसे कंपनी लिमिट्स को या ये जो लाइन दिख रहा है ग्राफ में, वो कैसे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोअर लिमिट की। लोअर लिमिट जिसको इंडिकेट किया गया है ओ से, जीरो बोल सकते ओ। अब ये लोअर लिमिट कैसे डिसाइड होगा, इसको थोड़ा सा समझिए। कोई भी कंपनी अगर वो काफी दिनों से काम कर रही है, तो एक एक्सपीरियंस उसको हो जाएगा कि कितना अमाउंट मुझे मिनिमम हर महीने जरूरत है, जिससे कि मैं अपने डेली यूजेस वाले जो सामान या एक्सपेंसेस है उसका मैं पेमेंट कर सकूं। एक एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, एक ऑब्जर्वेशन तो हो जाएगा कि मंथली मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ती है, या मंथली मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कंपनी लोअर लिमिट डिसाइड करेगी कि कितना उसका मिनिमम एक्सपेंसेस मंथली या एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है लोअर लिमिट डिसाइड करने के लिए। कंपनी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसाइड करेगी, अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे डिसाइड करेगी कि उसका मिनिमम अमाउंट पर मंथ का, या पर ईयर का, या पर वीक का, या पर डे का कितना हो रहा है, ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसाइड करेगी। पूरा थ्योरेटिकल है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसाइड करेगी। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस पे बताऊंगा कि मेरे घर के खर्च चलाने पे मंथली कितना एक्सपेंस हो रहा है, मिनिमम कितना एक्सपेंस हो रहा है, वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसाइड करूंगा। क्लियर ना? तो लोअर लिमिट को डिसाइड करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। ये बस एक्सपीरियंस है, ये बस ऑब्जर्वेशन है कि कंपनी अपने पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे डिसाइड करे कि लोअर लिमिट उनका कितना होगा। अब फिर क्वेश्चन होगा दूसरा, कि अगर कंपनी लोअर लिमिट को डिसाइड कर लेती है, तो फिर सर अपर लिमिट कैसे डिसाइड किया जाएगा, और रिटर्न कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो अब देखिए, यहीं पे मैं समझा रहा हूं, आप भी आसानी से समझ जाएंगे। मैं जो स्प्रेड की बात कर रहा था, ग्राफ में आप देखिए, जो मैं स्प्रेड की बात कर रहा था, तो ओ यहाँ पे जो है ये लोअर लिमिट है, और एच अपर लिमिट है, और इन दोनों के बीच का जो गैप है, इसको ही हम लोग स्प्रेड बोलते हैं। अब हेलो, यस सर।
क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब देखो, लोअर लिमिट हमने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कैलकुलेट कर लिया और इंडिकेट कर रहा है। अब मैंने अभी ग्राफ में समझाया आपको कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के जो गैप है उसी को हम लोग स्प्रेड बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए एक एजम्पशंस लेते हैं कि हमने अपने कंपनी के लिए कैलकुलेट किया कि मेरा जो लोअर मिनिमम अमाउंट है, लोअर लिमिट जो है वो 20,000 रुपीज है और मुझे अपने अपर लिमिट को कैलकुलेट करना है। तो अपने लोअर लिमिट में स्प्रेड अमाउंट को अगर मैं जोड़ दूं, स्प्रेड जितना आएगा अभी कैलकुलेट नहीं किया, हमने सीखा नहीं है, लेकिन मान लो कि एक अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया था। ये कैसे आएगा अभी मैं डिस्कस करूंगा। 10,000 अगर मेरा स्प्रेड है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और मैं पूछूं आपसे कि अपर लिमिट पे मुझे जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे नॉर्मली, जो हमारा लोअर लिमिट था, जो हमने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ऑब्जर्व किया था, उस लोअर लिमिट में स्प्रेड अमाउंट को मैं ऐड कर दूंगा तो सीधे मैं अपर लिमिट पे चला जाऊंगा। यानी 20,000 मेरा लोअर लिमिट था और मैंने स्प्रेड यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट कर लिया था 10,000। तो मेरा अपर लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड अमाउंट, यानी कि 20,000 प्लस 10,000, तो 30,000 हमारा क्या हो जाएगा, अपर लिमिट। Upper लेकिन limit. फिर क्वेश्चन कि सर ये आपने तो एज्यूम कर लिया कि स्प्रेड मेरा 10,000 है, लेकिन ये कैलकुलेट कैसे होगा, है ना क्वेश्चन ये। Yes, sir. हाँ ठीक है। तो अब इसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग अब आगे डिस्कस कर रहे हैं कि ये स्प्रेड अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान रखिए, अभी मैं रिटर्न पॉइंट के बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं लोअर लिमिट बता दिया कि ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे आएगा, और इस लोअर लिमिट में हम जब स्प्रेड को ऐड कर देंगे तो हमारा अपर लिमिट आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अभी दो है बाकी कि सर स्प्रेड कैसे कैलकुलेट होगा, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर रिटर्न पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगा। तो यही दो चीजें हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं आगे। अब देखो ये स्प्रेड कैसे कैलकुलेट होगा। डाउट है यस। सर, एक डाउट है। हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए। सर अपर लिमिट, सर अभी आप जैसे बोले कि स्प्रेड का जो वैल्यू है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पे आ जाएगा, तो सर लोअर लिमिट तो हो सकता है कि 0 हो, जैसे यहाँ पे है सर, अगर एक सेकंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि लोअर लिमिट ये 0 नहीं होगा। हर घर में हमारे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक मिनिमम अमाउंट, थोड़ा अमाउंट हम जरूर रखते हैं कैश, जो मोटिव मैंने ऊपर बताया था, ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए या प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, थोड़ा अमाउंट हम जरूर रखते हैं अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। अगर कोई ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो उसका अमाउंट ज्यादा होगा, कोई फाइनेंशियली वीक है तो उसका अमाउंट कम होगा। अब मान लो कोई एबल ही नहीं है, एकदम मजदूर टाइप है या उसकी इनकम ही नहीं है, तो वही ऐसा आदमी होगा जिसका की लोअर लिमिट जो होगा वो 0। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा होगा नहीं नॉर्मली, कुछ ना कुछ वो मिनिमम अमाउंट जरूर अपने पास जो होगा वो होल्ड करके रखेगा, अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो ऑब्जर्व करेगा। हाँ बताइए। अगर हेलो। सपोज लोअर लिमिट, हाँ हेलो सर। बोलिए। सर वही बोल रहे थे कि सर सपोज अगर लोअर लिमिट 0 है और फिर हाँ हायर लिमिट में कोई वैल्यू है, तो सर वो तो माइनस करने से एग्जैक्टली वही वैल्यू आएगा जो हायर लिमिट का है, तो सर वो हाँ जो बीच का है वो स्प्रेड वैल्यू कहाँ से फिर आएगा? नहीं नहीं, स्प्रेड वैल्यू जो है वो डिफरेंस, अगर मान लो कि एक सर्कमस्टांस ऐसा बनता है कि मिनिमम जो लोअर लेवल है वो 0 है, मान लेता हूँ ठीक है, जबकि इसके चांस होने का बहुत कम, मतलब पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम है। अगर मान लेता हूँ कि वो 0 हो जाता है किसी भी तरह, और अपर लिमिट मान लीजिए कि 20,000 है, तो इसका मतलब सीधा है कि 20,000 माइनस 0, ठीक है, अगेन 20,000 ही आएगा। तो वो स्प्रेड की वैल्यू भी 20,000 ही होगी। 0 यानी अगेन मुझे अगर जाना हो तो 0 मेरा लोअर लिमिट था, प्लस स्प्रेड हमने 20,000 कैलकुलेट किया, तो 0 प्लस 20,000, अगेन हम अपने 20,000 पे ही आ जाएंगे जो कि अपर लिमिट होगा। वो जस्ट स्प्रेड के इक्वल ही हो जाएगा अगर हमारा मिनिमम वैल्यू या लोअर लिमिट जो है अगर वो 0 होगा तब। ठीक है। ओके सर। यस सर। ठीक है, लेकिन अब हाँ, और कोई डाउट किसी को, और किसी को इस ग्राफ में डाउट, क्योंकि आगे हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। बढ़ू आगे आगे बढ़े हम लोग। यस सर।
अब देखिए, अब मैंने अभी आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन छोड़ा ये ग्राफ डिस्कस करने पे कि हम लोग अभी ये स्प्रेड नहीं कैलकुलेट कर पाए कि स्प्रेड कितना होना चाहिए, और साथ ही हम लोग ये नहीं अभी डिस्कस किए कि रिटर्न पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। लोअर लिमिट हमने डिस्कस कर लिया, लोअर लिमिट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आएगा। अपर लिमिट हमने बताया कि स्प्रेड जो भी होगा वो लोअर लिमिट में ऐड कर देंगे तो हम अपर लिमिट पे चल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन अगेन यहाँ पे है कि सर स्प्रेड कैसे कैलकुलेट होगा और फिर हम रिटर्न पॉइंट पे कैसे आएंगे। तो ये 2 पॉइंट के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मिलर एंड ओरर ने स्प्रेड को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला सजेस्ट किया उन्होंने, यानी कि H माइनस ओ, या आप इसको स्प्रेड बोल लीजिए एक वर्ड में। इसको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला डिस्कस किया या एक फॉर्मूला सजेस्ट किया। उस फॉर्मूले को हम लोग इस स्लाइड में देखते हैं। स्लाइड दिख रहा है आप लोगों को? देखिए स्प्रेड इन्होंने कैसे डिफाइन किया। स्प्रेड इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपको पता ही है, सिक्योरिटीज को सेल या परचेस करने में पर ट्रांजेक्शन कितना एक्सपेंस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ कैश फ्लो। ये वर्ड मैं अभी समझा रहा हूं, पहले फॉर्मूला समझ लीजिए फिर मैं ये वेरिएंस ऑफ कैश फ्लो समझा रहा हूं। फॉर्मूला है 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय ट्रांजेक्शन कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ कैश फ्लो। और इस पूरे को हमने डिवाइड कर दिया इंटरेस्ट रेट से। इंटरेस्ट रेट यानी कि होल्डिंग कॉस्ट, या आप इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं। और पूरे को ब्रैकेट में करके इसका वो 1 डिवाइडेड बाई 3 को सॉरी 1 डिवाइडेड 3 इसको स्क्वायर कर दिया। फॉर्मूला समझ में आ रहा है? यस सर। का पावर 1/3 है। ये 1/3 ये क्लियर दिख नहीं रहा होगा। ये देखिए पावर जो है ये 1/3 है। आप ना होगा नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूला मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। स्प्रेड इक्वल टू 3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3/4 मल्टीप्लाई बाय ट्रांजेक्शन कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। और इन सबका पावर जो है वो है, यहाँ पे देखिए ये क्लियर विजिबल नहीं है, ये है 1/3, 1/3। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पे पर्टिकुलर वर्ड को हम लोग फोकस करते हैं। 3/4 ये एक 1/3 पोर्शन हो गया ट्रांजेक्शन कॉस्ट का। ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपको पता ही होगा कि सिक्योरिटीज को परचेज, जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैंने बोला था, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, उसको परचेज और सेल करने में जितने भी एक्सपेंसेस होते होंगे। अब एक्सपेंसेस क्या होंगे? ब्रोकरेज कॉस्ट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, ये सारे एक्सपेंसेस जो होंगे वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, और दूसरा जो टर्म है वो थोड़ा सा आपके लिए समझने लायक है, वो है वेरिएंस ऑफ कैश फ्लो। वेरिएंस ऑफ कैश फ्लो, वेरिएंस का मतलब आप लोग समझते हो ना, स्टैट्स में पढ़ा होगा वेरिएंस का मतलब। वेरिएंस पढ़े हैं आप तो? ना किसी पॉइंट में बीच में। हाँ, हेलो हेलो, आना किसी सर वेरिएशन आना किसी मतलब पॉइंट के बीच में सपोज। स्टैट्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सारे टर्म। यस सर। हाँ, मैं स्टैट्स की वेरिएंस की बात कर रहा हूँ, ये वो दूसरा मीनिंग आप बता रहे हो वेरिएंस का। ठीक है ना? मैं स्टैट्स वाला जो टर्म है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखो नॉर्मली मैं यहाँ पे थोड़ा सा 2 लाइन में हिट कर देता हूँ कि वेरिएंस होता क्या है। जब वेरिएबल्स जो होते हैं और हम उनका मीन निकालते हैं और फिर उसका मीन का हम डिफरेंस निकालते हैं कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल्स का उसके मीन से कितना डिफरेंस है, माइनस करके निकाला जाता है। फिर हम उसका स्क्वायर कर देते हैं और स्क्वायर करने के बाद फिर उसका एवरेज निकाल लेते हैं, यानी n से डिवाइड कर देते हैं। वो होता है हमारा वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि जब हम वेरिएंस को ही अंडर रूट कर देते हैं तो वो हमारा हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। याद आ रहा है? याद आ रहा है? वेरिएंस का फॉर्मूला मैं बोल दे रहा हूँ। x एक वेरिएबल है, x माइनस बार एक्स। बार एक्स यहाँ पे मीन होता है,
इस डिफरेंस को हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ब्रैकेट करके स्क्वायर करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे। n होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, n से डिवाइड कर देते हैं, ये आता है हमारा वेरिएंस। और जब इसी फॉर्मूले में मैं अंडर रूट लगा दूं, सबका अंडर रूट कर दूं, तो वो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। सिग्मा से हम लोग साइन उसको इंडिकेट करते हैं और वेरिएंस को हम लोग सिग्मा स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं। याद आया कुछ? सर यस ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे वेरिएंस ऑफ कैश फ्लो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लो मैं 3 दिन का ट्रांजेक्शन का एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि एक दिन आपने 2000 रुपए का पेमेंट और दूसरे दिन आपने 1000 रुपए का पेमेंट किया और तीसरे दिन आपने 3000 का पेमेंट किया, तो टोटल पेमेंट जो हुआ वो 6000 हुआ ना 3 दिन के अंदर। और मैं अगर आपसे बोलूं कि इसका वेरिएंस निकालिए, तो नॉर्मली आप लोग क्या करोगे कि पहले इसका एवरेज निकालोगे। तो एवरेज कैसे निकलेगा? 2000 प्लस 1000 प्लस 3000, टोटल हो गया आपका 6000 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका एवरेज वैल्यू हुआ 3000। फिर हम इसका डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन डिफरेंस करके फिर उसको स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके फिर अगेन हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वेरिएंस आ जाएगा। तो ये वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद इंटरेस्ट रेट मैंने पीछे भी बोला था कि यही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये उन्होंने फॉर्मूला सजेस्ट किया क्या कैलकुलेट करने के लिए? स्प्रेड कैलकुलेट करने के लिए। तो अब देखो, जब स्प्रेड कैलकुलेट हो जाएगा तो हम लोग इस पॉइंट पे आ जाएंगे कि एच कैसे कैलकुलेट होगा और जेड कैसे कैलकुलेट होगा। उसके लिए 2 पॉइंट है, नीचे आप देखो फॉर्मूला है। रिटर्न पॉइंट के लिए इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया? लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 1/3 ऑफ स्प्रेड। अब मान लीजिए कि मैं छोटा सा एग्जांपल जो वही लिया था कि अगर हमने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये देखा कि मिनिमम अमाउंट जो है वो 20,000 की जरूरत है, तो लोअर लिमिट 20,000 हो गया। और हमने स्प्रेड कैलकुलेट किया इस एवर फॉर्मूला को यूज करके, जो कि 10,000 आता है, स्प्रेड की वैल्यू आती है 10,000। तो हमारा रिटर्न पॉइंट यानी कि जेड, ये कितना होगा? तो सिंपल हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, रिटर्न पॉइंट इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड डिवाइडेड बाय 3। स्प्रेड को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि लोअर लिमिट हमने एज्यूम किया था 20,000 प्लस स्प्रेड हमने माना था कि इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करके आया 10,000, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 3 लगभग कितना हो जाएगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 3, 333.33 ना, यस सर 3033 अप्रॉक्स। 333.33 हाँ अप्रॉक्स यही होगा ना। तो हमारा रिटर्न पॉइंट जो होगा वो होगा 20,000 प्लस 3,333, यानी कि 13,333। यानी कि हम लोग सीधे, वो हमारा 20,000 है तो जेड हमारा होगा 13,333 रुपीज। अब एच कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वही बहुत सिंपल, मैंने बोला था कि एच और ओ के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा स्प्रेड है। तो जाहिर सी बात है कि लोअर लिमिट में जब हम स्प्रेड को ऐड कर देंगे तो हम अपने हायर लिमिट यानी कि अपर लिमिट पे आ जाएंगे। देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, लोअर लिमिट प्लस 3 जेड यहाँ पे स्प्रेड को इंडिकेट किया है, ध्यान दीजिएगा स्प्रेड को जेड से इंडिकेट किया गया है। तो लोअर लिमिट प्लस 3 या हम लोग सीधा लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड भी लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हम लोग सीधे अपने हायर यानी कि अपर लिमिट पे आ जाएंगे। क्लियर हुआ? हेलो 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 यस सर। ठीक है। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा आप लोग मैं यहाँ पे बस डिस्कस कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा आंसर उसका चेक कर लेंगे, ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि मिनिमम कैश बैलेंस जो है वो है 20,000 रुपीज। एग्जाम्पल देखिएगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो 50 रुपीज पर ट्रांजेक्शन है और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिया हुआ है 3,000 रुपीज, 3,000 रुपीज। और इंटरेस्ट रेट जो है वो 0.03% पर डे है। आपको कैलकुलेट करना है अपर लिमिट एंड रिटर्न पॉइंट। अच्छा एक चीज फॉर्मूला में ये ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर दूं, भूल गया, मेरे से मिस हो गया था। ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, ये इंटरेस्ट रेट एनुअल इंटरेस्ट रेट नहीं होगा, ये
पर डे होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में एनुअल दिया होगा तो आपको उसको पर डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या है, पर डे वाला इंटरेस्ट रेट है, ये एनुअल इंटरेस्ट रेट नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में एनुअल इंटरेस्ट रेट दिया है तो आपको उसको 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, सॉरी 365 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो वो एक दिन का इंटरेस्ट रेट आएगा। समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है ना? तो ये नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला में, ये इंटरेस्ट रेट ब्रैकेट में कहीं आप मेंशन कर लीजिएगा, ये पर डे है, ये एनुअल रेट नहीं है। नॉर्मली कुछ नहीं लिखा रहता है तो हम लोग एनम का मान लेते हैं, एनुअल रेट मान लेते हैं, लेकिन ये पर डे है। अब देखिए, अब एग्जांपल में आइए, यहाँ पे जैसे लिखा है मिनिमम कैश बैलेंस जो है वो 20,000, तो ये ओ लिमिट हो गया 20,000। ट्रांजेक्शन कॉस्ट है 50 रुपीज। आप फॉर्मूला में देखिए, ट्रांजेक्शन कॉस्ट जहां पे लिखा हुआ है हम लोग वहां पे लिखेंगे 50, और यहाँ पे लिखा है अगेन वेरिएंस ऑफ कैश फ्लो, लेकिन क्वेश्चन में दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे कैलकुलेट होगा? क्वेश्चन में तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, लेकिन फॉर्मूला में हम लोगों को वेरिएंस यूज करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे थोड़ा बताइए, एनीवन? √3000 लिखेंगे। करेक्ट। हम लोग क्या करेंगे, ये टर्म पे ध्यान रखिएगा कि हमें फॉर्मूला में क्या यूज करना है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दो चीजें मैं यहीं पे डिस्कस कर दिया कि क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूला में हम लोग को वेरिएंस यूज करना है। तो नॉर्मल यही है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको √3000 को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट नहीं स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना? तो हमारा क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। और दूसरी चीज मैंने बोला कि इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा एनुअल नहीं होना चाहिए, वो हमारा पर डे होना चाहिए। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट जो दिया है वो पर डे ही दिया है, ये सही चीज है। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर मान लो कि इंटरेस्ट रेट एनम दिया रहता पर एनम, तो उसको हम लोगों को पर डे में कन्वर्ट करना पड़ता। और पर डे में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है कि हम लोगों को 365 डेज से इंटरेस्ट रेट को डिवाइड कर देना है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये बहुत क्लियर है कि ये पर डे दिया है, इसलिए हमें यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप लोग घर पे सॉल्व करिए। स्प्रेड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 ब्रैकेट में 3/4 मल्टीप्लाई बाई 50 इज द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ कैश फ्लो। 3000 को स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग वेरिएंस पे चले जाएंगे। तो 3000 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो शायद 90 लाख के आसपास आएगा वैल्यू, यही ना? तो 90 लाख डिवाइडेड बाई, हाँ क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, 90 लाख के अप्रॉक्स ये वैल्यू आएगा। तो हम लोग को क्या करना है कि 90 लाख वहां पे लिखेंगे और डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट रेट। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो, जहां पे गलती होती है वो चीज मैं बता रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट तो यहाँ पे लिखा है 0.03%। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंटरेस्ट रेट पे वहां पे 0.03 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, परसेंट भी तो है, तो उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 0.03 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 0.0003। समझ में आ रहा है ना? नीचे 3 जीरो और आ जाएगा पॉइंट के बाद, क्योंकि 100 से डिवाइड करके लिखना है। तो इंटरेस्ट रेट की जगह वैल्यू होगा 0.0003, और इन सबको ब्रैकेट में लिखेंगे और सबका हम लोग पावर कर देंगे 1/3, यानी कि 1/3। तो ये आ जाएगा हमारा स्प्रेड का वैल्यू। डेटा कैसे पुट करेंगे समझ में आया स्टूडेंट? हेलो, Yes, sir. डेटा कैसे पुट करेंगे ये समझ में आया? थोड़ा सा माइक ऑन करिए आप लोग, मैं एक दो क्वेश्चन पूछूंगा। डेटा समझ में आया में कि आ कैसे? गया। मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग आंसर करिए। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में जो एग्जांपल दिया हूँ, बाकी डेटा सारा सेम रहता है एक्सेप्ट वन थिंग, इंटरेस्ट रेट। अगर लिखा रहता है इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम, इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम, आप कैसे ट्रीट करते हैं इसको? 10% divided by sir 10% divided by 365। 365, तो ये एक दिन का आएगा ना?
तो ये भी परसेंट में आएगा, लेकिन डेटा जब आप पुट करोगे तो अगेन उसको क्या करोगे, परसेंट में लिखोगे ना, तो उसको सर परसेंट हटा देंगे सर, 0.10 सर अगर ऐसे देखा जाए 0.100 होगा परसेंट हटाने पे। करेक्ट, ठीक है ना। परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, वो डबल जीरो नीचे और आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब कोई दूसरा आंसर आप रहने दीजिएगा, कोई और बोलेगा। दूसरा क्वेश्चन सेम एग्जांपल में, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो 3000 लिखा है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन न लिख के लिखा होता सिग्मा स्क्वायर 500, आप कैसे ट्रीट करते हैं? सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 500, रूट अंडर 500। रूट अंडर 500 क्यों? देखो यहीं पे तो समझना है, सिग्मा स्क्वायर ही तो वेरिएंस होता है। ओह यस। कहता है साइन क्या होता है, वेरिएंस, और हमें तो वेरिएंस ही चाहिए था। समझ में आ रहा है? यस तो यस। हमें यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर हम कब करते, जब यहाँ पे केवल सिग्मा इक्वल टू 500 लिखा रहता। सिग्मा इक्वल टू 500, सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ओके सर। तो समझ में आ रहा है ना कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, वो चीजें समझ में आ रही ना आपको? ठीक है ना। यस सर। एक क्वेश्चन और फिर आगे बढ़ते हैं हम। सेम एग्जांपल, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो लिखा है, मान लीजिए 50 रुपीज पर ट्रांजेक्शन, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूं, इस स्टेटमेंट को मॉडिफाई करूं और मैं लिखूं इस तरह, टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज 1000, टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज 1000 एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज 10। तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे डेटा पुट करते हैं? मेरा क्वेश्चन है कि जो यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है ट्रांजेक्शन कॉस्ट ₹50 पर ट्रांजेक्शन, इस तरह नहीं लिखा रहता। लिखा रहता टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज 1000 एंड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज 10। ठीक है, अब डेटा कैसे पुट करते हैं फॉर्मूला में? कोई भी आंसर करिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं? हेलो, फिर से बोलिए ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि सेम एग्जांपल होता और जो सेकेंड पॉइंट जो लिखा है इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट ₹50 पर ट्रांजेक्शन, ये नहीं होता। इसके बदले कुछ इस तरह इंफॉर्मेशन होता कि टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज 1000, टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज 1000 एंड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज 10। यानी कि टोटल एक्सपेंस जो हुआ है टोटल वो 1000 रुपए का है और ट्रांजेक्शन जो किया गया है वो 10 बार किया गया। तो हम लोग डेटा कैसे पुट करते डिवाइडेड बाय 10 कर देते, ट्रांजेक्शन डिवाइडेड बाय 10 कर देते टोटल कॉस्ट को। हाँ ठीक है, तो हमें डेटा चाहिए पर ट्रांजेक्शन, हमें टोटल से कोई मतलब नहीं है, यानी कि 1000 रुपए से कोई मतलब नहीं है, हमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें पर ट्रांजेक्शन डेटा से मतलब है। तो पर ट्रांजेक्शन डेटा कहाँ से आएगा? टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 10, 100 रुपीज उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारा पर ट्रांजेक्शन, और फॉर्मूला में हम फिर 100 करते। समझ में आ रहा है ना? तो ये यस जो सर। एग्जाम, हाँ ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया, इसमें इसी तरह के कुछ चेंजेस हो सकते हैं स्टेटमेंट में, जो मैंने आप लोगों को बोला कि इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा अलग तरीके से लिख दे, स्टैंडर्ड डेविएशन के जगह साइन यूज कर ले, सिग्मा यूज कर ले, या फिर वेरिएंस की वैल्यू दे दे, या वेरिएंस का कोड यूज कर ले जिसको हम लोग सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं। ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो यहाँ पे पर ट्रांजेक्शन दिया है, इसको पर ट्रांजेक्शन क्लियर न करके टोटल कॉस्ट या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की तरह लिख के दे दे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो डेटा चाहिए वो डेटा आपको निकालना है, उसको वैल्यू में सॉरी फॉर्मूले में पुट करना है, और उसके अकॉर्डिंग जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देना है। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, अब थोड़ा सा देखो, ये तो हमारा मिलर एंड ऑरर जो था ना, ये इतना ही छोटा सा ही मॉडल था। थोड़ा सा हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं बॉमल और मिलर एंड ऑरर के बीच।
ठीक है ना, कंपैरेटिव कि क्या डिफरेंस है दोनों मॉडल में। तो सबसे पहला जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आप लोग थोड़ा सा बताइए तो मुझे, पहला डिफरेंस क्या होगा बॉमल मॉडल में और मिलर एंड ऑरर मॉडल में? कोई? हेलो हेलो, कोई बताएगा? एक डिफरेंस सर, इंटरेस्ट जो है उसमें सर हम लोग उसमें एनुअली लेते हैं शायद, जो मतलब पीरियड वाइज लेते हैं, और पर इस वाले में हम लोग पर डे इंटरेस्ट लेते हैं। ये एकदम एग्जैक्ट आपने सही ऑब्जर्व किया कि जब हम बॉमल की बात करते हैं और वहां पे जब हम होल्डिंग कॉस्ट की या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट का जो फिगर था वो हमारा एनुअल था, ठीक है। लेकिन इसमें जो फॉर्मूला में इंटरेस्ट रेट लिखा गया है यहाँ पे हम पर डे का रेट लेंगे, पर डे का। तो एक डिफरेंस क्लियर हुआ। सेकेंड डिफरेंस क्या होगा? सेकेंड डिफरेंस, सेकेंड मैं बताता हूं, अगर आप लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं तो देखिए, जब मैं बॉमल मॉडल की बात करता हूं तो वो केवल एक अमाउंट के बारे में बताते हैं, एक अमाउंट। एक अमाउंट का मतलब समझ में आ रहा है ना, उन्होंने एक फॉर्मूला जो दिया था ये वाला C इक्वल टू √280 डिवाइडेड बाई आई, इससे C की वैल्यू आती है, C होता है हमारा ऑप्टिमल कैश बैलेंस, यानी कि केवल एक अमाउंट जिसपे कि कंपनी का टोटल कॉस्ट जो होगा वो मिनिमम होगा, केवल एक अमाउंट के बारे में वो बता देते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट हम रखेंगे जिसपे कि हमारा टोटल कॉस्ट जो होगा वो हमारा मिनिमम होगा। और लेकिन मिलर एंड ऑरर मॉडल में अगर मैं इनकी बात करूं तो ये एक अमाउंट के बारे में बात नहीं करते, ये तीन अमाउंट के बारे में बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना? और वो तीन अमाउंट क्या होगा? अपर कंट्रोल लिमिट अमाउंट, रिटर्न पॉइंट अमाउंट और लोअर कंट्रोल लिमिट अमाउंट। समझ में आ गया? ठीक है ना? यस सर। अच्छा एक चीज और, अब देखो, अब जैसे बॉमल अगर कहते हैं कि अगर मान लो कि हमने यहाँ पे ऑप्टिमल कैश बैलेंस कैलकुलेट कर लिया इस फॉर्मूले के बेसिस पे, अगर मान लेता हूँ कि वो 20,000 आ जाता है, 20,000 ये मैं एज्यूम कर, तो वो कहते हैं कि इस 20,000 को होल्ड करने का जो टोटल कॉस्ट होगा वो सबसे कम होगा अलग अमाउंट के कंपेयर में, यानी कि 25 रखता तो वो ज्यादा होता उसका कॉस्ट, या मैं 15,000 भी रखता उसका कॉस्ट होता वो ज्यादा होता कंपेयर टू 20,000 की होल्डिंग से। वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि 25,000 हो जाता है तो हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगा और हमें वो नहीं चाहिए, हमें बस 20,000 ही चाहिए। लेकिन मिलर एंड ऑरर मॉडल थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, वो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि एक ही पॉइंट पे हम लोग फिक्स हो जाए। जैसे वो कहते हैं कि जेड पॉइंट ये रिटर्न पॉइंट है, वो कहते हैं कोई जरूरी नहीं कि हम हमेशा जेड पॉइंट पे ही रहें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इसके ग्राफ को देखें, इसके ग्राफ में जब हम यहाँ ओरिजिन पॉइंट से जब ये टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, फ्लक्चुएट होते हुए अमाउंट जेड के ऊपर गया है, फिर एक बार जेड के नीचे भी आया है, और फिर वो जेड के ऊपर जाते 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 अपर लिमिट को टच करते। अब यहाँ पे ये इनका ये भी कहना है कि अगर हम जेड से ऊपर हैं और एच के नीचे हैं, यानी कि एकदम अपर लिमिट को अभी टच नहीं किए हैं लेकिन हम रिटर्न पॉइंट के ऊपर हैं, तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनका ये मानना है। यानी कि हम किसी एक अमाउंट पर फिक्स नहीं है, अगर हम एक रेंज में भी है ना तो ये हमारे लिए ठीक है, एक रेंज वो डिफाइन करते हैं। समझ में आ रहा है ना? और वो रेंज क्या होगा? जेड टू एच के बीच में है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या वो एक रेंज और रेट कहते हैं कि ओ और जेड के भी बीच में है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है? जब हम एच को टच कर जाते हैं, या प्रॉब्लम तब है जब हम ओ को टच कर जाते हैं। अगर हम इनके बीच में भी रहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस वो ये कहते हैं कि टच, जब हम एच को टच कर जाए तो हमें एक काम यहाँ पे करना चाहिए कि हमें रिटर्न पॉइंट पे आ जाना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि अगर मैं बीच में भी हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ा डिफरेंस है ये, समझ में आ रहा है? कि बॉमर बस एक पॉइंट के बारे में बोलते हैं कि 20,000 ही ठीक, लेकिन मिलर एक पॉइंट के बारे में बात नहीं करते हैं, एक रेंज के बारे में बात करते हैं कि अगर हम इस रेंज में भी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। अगर हेलो इसको इन अदर वर्ड, हेलो
हाँ बोलिए। सर अगर इसको इन अदर वर्ड्स कहें तो ये कह सकते हैं ना कि कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस या जो भी उसका फाइनेंशियल स्टेटस है फ्लक्चुएट करना इज नॉर्मल। वो मतलब एक तरफ फिक्स नहीं रह सकता है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। मिलर एंड ओरर यस सर, यस एज सर। पर। हाँ, मतलब मैं आपका क्लियर क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस की बात आप इसमें क्यों कर रही हैं? मैं थोड़ा सा डाउट आ नहीं गया सर, कि फाइनेंस आप क्यों। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं सर। सर फाइनेंशियल स्टेटस मतलब कि सर जो भी मतलब उसका मतलब जो ट्रांजैक्शन सर ये जो भी हो रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो मतलब सिमिलर रहेगा या फिर स्टेबल रहेगा, वो फ्लक्चुएट कर सकता है। बेसिकली ये मॉडल यही कहना चाह रहा है। ये तीसरा डिफरेंस हम लोग लेके आएंगे। तीसरा अभी मैं वो डिस्कस करने ही वाला था, आपने नोटिस कर लिया कि ये जो मैंने बोला अभी देखिए, दूसरा पॉइंट में बोला कि बॉमन जो है वो एक पॉइंट की बात करते हैं कि 20,000 रुपए ही ठीक है। लेकिन मिलर एंड ओरर कहते हैं कि नहीं, हम एक पॉइंट पे नहीं, हम एक रेंज की भी बात करेंगे कि अगर हम जेड और एच के बीच में है तब भी ठीक है, जेड और ओ के बीच में है तब भी ठीक है, लेकिन एच पे एकदम नहीं होना चाहिए या एकदम ओ पे नहीं होना चाहिए। ये एक रेंज की बात करते हैं। जो चीज आपने बोला ना वो तीसरा डिफरेंस है, बस उसको ही मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला था। ठीक है, तो एक्सप्लेन करें हम लोग थर्ड पॉइंट, यस थर्ड सर। डिफरेंस की बात करें। हाँ, अब देखो थर्ड डिफरेंस, पहले मैं बॉमल की बात करता हूँ। बॉमल में हम लोगों ने एक एजम्पशंस पढ़ा था, आप लोगों को याद है? देखिए मैं स्क्रीन पे शेयर किया हूँ बॉमल मॉडल का जो दूसरा एजम्पशन है, सेकंड पॉइंट लिखा है, द फर्म्स कैश पेमेंट यूनिफॉर्मली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लिखा हुआ है ना। इसका मतलब क्या यस। हुआ कि ये मान लिए है कि जो हम लोग कैश पेमेंट करेंगे वो यूनिफॉर्म होगा, यानी कि हर दिन एक ही अमाउंट होगा। अगर मैं आज 2,000 रुपए कर रहा हूं तो कल भी 2,000, परसों भी 2,000 और नेक्स्ट डे भी 2,000। इसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? ये पॉसिबल है कि हम डेली नहीं, इतना सर्टेन? नहीं ना, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं। नहीं हो सकता। ठीक है, तो मिलर एंड ओरर ने इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई किया। बॉमल में ही आप देखिए, ये जो एक ग्राफ यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, बॉमल मॉडल का ही है कि उसके पास ऑप्टिमम कैश बैलेंस 20,000 था और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है एक लीनियर लाइन नीचे की तरफ आ रही है, लीनियर सीधी लाइन, जो कि ये बताता है कि एक स्मूथ वे में एक सर्टेन अमाउंट पर डे खर्च होते 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 वो जीरो पे आ जाता है, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, इसलिए वो सीधी लाइन आई। लेकिन मिलर एंड ओरर इस एजम्पशन को वो थोड़ा सा नहीं एज्यूम करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो कहते हैं कि आज अगर मैं 2,000 रुपए कर रहा हूं तो हो सकता है कल 3,000 हो जाए और परसों हो सकता है कि 500 ही हो, यानी कि फ्लक्चुएशन हो सकता है, डिफरेंसेस आ सकते हैं। और यही रीजन है कि यहाँ पे जो कैश मूवमेंट दिखाया गया है ग्राफ में, ये सीधी लाइन नहीं दिखाया गया, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, सीधा लाइन नहीं है, ये जिगजैग करते हुए है। जिगजैग करते करते हुए का मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि हर रोज का एक्सपेंस जो है वो इक्वल नहीं है। किसी दिन 1,000 है, किसी दिन 3,000 है, किसी दिन 500 है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना कि डिफरेंस कैसे दिख रहा है? वहां पे वो यूनिफॉर्म मान रहे हैं, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं मान रहे हैं। इनका एजम्पशन इस तरह हो सकता है कि जो पेमेंट है वो यूनिफॉर्मली नहीं है, उसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है। और यही कारण है, यही फ्लक्चुएशन का कारण है कि इन्होंने यहाँ पे वेरिएंस ऑफ कैश फ्लो फॉर्मूला में डाला है। वेरिएंस यानी कि डिफरेंस जो आ रहे हैं उसमें, उस डिफरेंस का एवरेज निकालेंगे, वो वेरिएंस होगा और उस अमाउंट को इन्होंने कंसीडर किया है अपने फॉर्मूले में। तो ये समझ में आ रहा है डिफरेंस? यस सर। ठीक है ना? तो ये तीन जो है हमारे बेसिक डिफरेंस है हमारे बॉमल मॉडल में और हमारे मिलर एंड ओरर मॉडल में। बॉमल मॉडल का जो अजम्पशंस हैं वो प्रैक्टिकली थोड़ा सा इम्पॉसिबल है कि यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। दूसरा चीज कि वो बोलते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज नहीं होने चाहिए, जबकि इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तो यही कारण है कि बॉमल जो यहाँ पे मिलर एंड ओरर जो है वो एक साल के इंटरेस्ट रेट को कंसीडर न करके वो क्या कर रहे हैं, पर डे इंटरेस्ट रेट को कंसीडर कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये बॉमल मॉडल और हमारा मिलर एंड ओरर मॉडल था। ये दो मॉडल जो है ये हमें हेल्प करते हैं कि कंपनी को कितना कैश अपने पास होल्ड करके रखना चाहिए।
तो ये कैश मैनेजमेंट के लास्ट पॉइंट पे हम लोग थे, जो डिस्कस कर लिए कि डिटरमाइन हम लोग कैश कितना होता है वो कैसे डिटरमाइन होगा। तो 2 मॉडल हमें हेल्प करते हैं इस अमाउंट को डिसाइड करने में। और किसी को डाउट? हेलो हेलो हेलो, यस सर। माइक ऑन कर लीजिए। किसी को डाउट है? क्योंकि ये पॉइंट हम लोग का कैश मैनेजमेंट का पॉइंट आज खत्म हो जाता है और मैं नेक्स्ट क्लास में रिसीवेबल्स मैनेजमेंट स्टार्ट करूंगा। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट मैं सोचा था आज ही स्टार्ट कर लूंगा, लेकिन टाइम लगभग ऑलमोस्ट हो चुका है और थोड़ा सा अगर है भी तो कोई फायदा नहीं है स्टार्ट करने का। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिसीवेबल्स मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा जो भी मटेरियल अपलोड किया गया है स्वाध्याय पोर्टल पे, वहां से अपलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर कोई आप लोगों को डिस्कस करना है तो अभी 4-5 मिनट है हमारे पास, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। स्लाइड एक बार मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। कैश मैनेजमेंट में हम लोग ये टॉपिक कवर किए, कॉन्सेप्ट ऑफ कैश, मोटिव ऑफ कैश होल्डिंग, factors determining cash balance, concept of cash management, steps of cash management and determining optimum cash level। लास्ट पॉइंट ये हम लोग डिस्कस किया। कैश 3 चीजों को इंक्लूड करता है, हार्डकोर करेंसी, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मोटिव्स जो है वो है ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव एंड कंपनसेटिंग मोटिव। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कैश को वो है क्रेडिट पोजीशन ऑफ फर्म, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, कलेक्शन पीरियड, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, साइज एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन। कैश मैनेजमेंट का यहाँ डेफिनेशन नोट किया गया है, इसको समझ लीजिएगा। स्टेप्स क्या होते हैं कैश मैनेजमेंट को? तो 3 स्टेप्स मैंने बोला है, इसमें मेंशन किया है। फर्स्ट स्टेप्स है कैश प्लानिंग एंड कंट्रोल। कैश प्लानिंग करने में कौन कौन से स्टेटमेंट या टूल्स हमें हेल्प करेंगे, तो वो नीचे मेंशन किया गया है। टूल ऑफ कैश प्लानिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश बजट एंड कैश मैनेजमेंट मॉडल। ऊपर के दोनों टर्म आप पहले पढ़े होंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट। और कैश मैनेजमेंट मॉडल अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, बॉमल मॉडल और मिलर एंड ऑर्डर मॉडल, यही है, तो कोई डाउट नहीं होगा इसमें। उसके बाद टूल्स ऑफ कैश कंट्रोल, तो 2 यहाँ पे है, कैश बजट और रेशियो एनालिसिस, ऑलरेडी आप लोगों ने डिस्कस किया होगा। दूसरा स्टेप है कैश मैनेजमेंट में, वो है मैनेजिंग द कैश फ्लो। अब कैश फ्लो तो भाई 2 तरीके का होगा, इनफ्लो भी होगा और आउटफ्लो भी होगा। तो दोनों चीजें इसमें मेंशन है कि मैनेजिंग द कैश इनफ्लो कैसे हम लोग करेंगे, तो प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ कस्टमर को तुरंत पेमेंट करके। अगर नहीं करेंगे तो उसका बैड इफेक्ट होगा हमारे गुडविल पर, हमारे बिजनेस पे। दूसरा है मैनेजिंग द कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो जो हम लोग पेमेंट सॉरी प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय कस्टमर था, ये जो क्लाइंट आपको पेमेंट करेंगे उनसे जल्दी कलेक्शन लेने का। और कैश आउटफ्लो है आपके जो सप्लायर हैं उनको क्विकली पेमेंट करने के लिए हम यहाँ पे मैनेज करेंगे। और तीसरा स्टेप और लास्ट स्टेप जो है वो आपका कैश मैनेजमेंट का, वो हमने डिस्कस किया, डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम कैश लेवल। तो डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम कैश लेवल में ही हम लोगों ने 2 मॉडल डिस्कस किया था। पहला मॉडल कॉमन मॉडल और दूसरा मॉडल मिलर एंड ऑर्डर मॉडल। कॉमन मॉडल 2 तरीके के कॉस्ट को वो कंसीडर करते हैं, होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट। वो कहते हैं कि ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो उसी समय हमारा टोटल कॉस्ट जो होगा वो मिनिमम होगा। हाँ, कोई पूछ रहा है? ठीक है। साथ में इन्होंने 3 एजम्पशंस लिए। वो कहते हैं कि कंपनी को कितने कैश की जरूरत है वो सर्टेनिटी से उसको पता होना चाहिए, पहले से ही पता होना चाहिए। वो कहते हैं कि कंपनी का जो कैश पेमेंट है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि फ्लक्चुएशन उसमें नहीं होना चाहिए। और तीसरा कहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कंपनी को पहले से पता होना चाहिए, साथ ही उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। 2 तरीके का कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला उन्होंने दिया, C डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई आई। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला उन्होंने दिया, A डिवाइडेड C मल्टीप्लाई बाई T। ये एवरेज कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट सॉरी ये कैरिंग कॉस्ट को ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि कैसे कैश को यूज किया जाता है और कैसे हम एवरेज कैश कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एवरेज कैश का यूज पड़ेगा। C डिवाइडेड 2 ये एवरेज कैश को डिफाइन करता है। उन्होंने ये फॉर्मूला सजेस्ट किया, C इक्वल टू अंडर रूट 280 डिवाइडेड बाई आई। ये फॉर्मूला कैसे आएगा, मैंने आप लोगों को बोला था कि होल्डिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। जो फॉर्मूला ऊपर है उसको सॉल्व कर दीजिए, C की वैल्यू निकाल दीजिए तो इस फॉर्मूले पे आ जाएंगे। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए समझाया था कैसे।
2 लाख और टोटल कॉस्ट 30,000। अब एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट इस 2 लाख रुपए को होल्ड करने का जो टोटल कॉस्ट होगा वो 30,000 रुपए होगा। तो इसमें कितना होल्डिंग होगा और कितना ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगा, तो इस ग्राफ में देखिए कि इस ग्राफ में होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट जहाँ पे इक्वल हो रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वहीं पे टोटल कॉस्ट मिनिमम हो रहा है और वहीं पे ऑप्टिमम कॉस्ट यहाँ पे जितना होगा वो अमाउंट है। तो 2 लाख रुपए यहाँ पे ऑप्टिमम कैश होगा, 30,000 यहाँ टोटल कॉस्ट होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें 15,000 रुपए जो होगा वो होल्डिंग कॉस्ट होगा और 15,000 जो होगा वो हमारा ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलर एंड ऑरल कैश मॉडल हम लोगों ने डिस्कस किया। इन्होंने 3 लिमिट डिफाइन किया, एच, ओ एंड जेड। एच अपर, ओ लोअर और जेड रिटर्न पॉइंट। लोअर लिमिट जो है हम लोग अपने एक्सपीरियंस से एस्टिमेट करेंगे कि हमें कितना अमाउंट की जरूरत है। एच और ओ के बीच का डिफरेंस जो होता है वो स्प्रेड होता है। स्प्रेड का फॉर्मूला सजेस्ट किया गया है। फॉर्मूले से जो भी वैल्यू आएगा लोअर लिमिट में हम ऐड कर देंगे तो अपर पे चले जाएंगे। और रिटर्न पॉइंट पे आने के लिए लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय स्प्रेड 3 डिवाइडेड बाय 3, इस फॉर्मूले से हम लोग रिटर्न पॉइंट पे आ जाएंगे। तो ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया। किसी को कुछ पूछना है? हेलो? नहीं सर, डाउट क्लियर है सर। ठीक है, एक बार घर पे थोड़ा देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम लोग फिर रिसीवेबल्स मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट छोटा सा पॉइंट है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो आज हम लोग रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग। ठीक है, ओके सर। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। Yes, all of you listen to me. You just log out and again log in. Okay? Okay, ma'am.